कभी कभी हम लोग कभी फिल्म देखा करते हैं और फिल्म को देखते देखते कभी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। उनके किरदारों को इतना हकीकत मान लेते हैं कि जो फिल्म में घटनाएं होती हैं, क्राइम होते हैं और उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, कभी कभी हम ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही फिल्म 2014 में एवडू यानी एक साउथ की मूवी आई थी, जिसमें हीरो हीरोइन बस में जा रहे होते हैं। तभी गुंडे अचानक से अटैक कर देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और बस में आग लगा देते हैं। फिल्म आदि वहीं समाप्त हो जाती है। उसके नेक्स्ट पार्ट में जब आता है, आगे आगे का भाग आता है, इंटरवल के बाद का भाग आता है, तो उसमें इस समय दूसरा हीरो आता है, जब उसका चेहरा ले लेता है। ठीक इसी प्रकार की घटना जब एक लड़की अपने मोबाइल पे ये मूवी देख रही थी, एवडू मूवी देख रही थी, बार बार देख रही थी, एक से लेकर कम से कम 6 से 7 बार देखा होगा इस मूवी को। तब फिर वो एक कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि हेलो जी, मैं एक आपको मूवी भेज रही हूँ, ये मूवी आप देखिए। अक्सर दरअसल ये लड़की अपने प्रेमी को, अपने बॉयफ्रेंड को ये मूवी भेजती है और उसे देखने के लिए कहती है। तो वो एक मूवी की क्लिप, थोड़ी सी 5-6 मिनट की क्लिप कट करके व्हाट्सएप पे शेयर करती है। तब उसका जब बॉयफ्रेंड जो होता है वो मूवी की क्लिप देखता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खुरापात चलने लगता है और कहीं ना कहीं क्राइम करने का उसे एक जरिया मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की कहानी दोस्तों जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है तेलंगाना प्रदेश का शहर है एक नगर कुरनल। नगर कुरनल में ये हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल एक है, जिसमें एक महिला एक मटन सूप लेके जाती है हॉस्पिटल में। जब वो पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है, तो वो नर्स से कहती है कि बेटा ये मटन सूप आईसीयू में ये फलाने फलाने लड़के को दे दो। एक नाम बताती है, कि इस लड़के को जाके देना है मरीज को, कि वो आईसीयू में एडमिट है। जब वो नर्स कहती है कि ठीक है माँ जी, आप ज़रा वेट कर लीजिए, मैं ये मटन सूप आपके बेटे तक पहुंचा देती हूँ। नर्स मटन सूप को लेती है और उसके बताए हुए पते पर आईसीयू में लेके जाती है। बेड नंबर बताती है, वो बेड नंबर पर लेके जाती है। लेकिन मरीज़ जैसे ही मटन सूप को देखता है, वो झुंझला जाता है, चिल्लाने लगता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मटन सूप नहीं खाता, ये तुम्हें किसने दिया है। जब नर्स मटन सूप लेकर वापस आती है, माँ जी से कहती है, क्या माँ जी मजाक करती हो, आपका बेटा मना कर रहा है कि वो तो वेजिटेरियन है, मटन सूप खाता ही नहीं है। माँ जी को ये बात आश्चर्यचकित लगती है। माँ जी कहती हैं, नहीं बेटी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा मटन सूप इतने चाव से खाता है, इतने प्यार से खाता है, और ख़ासकर मेरा बना हुआ मटन सूप बहुत ही चाव से खाता है। ज़रूर आपसे कोई गलती हुई होगी। कुछ ही देर बाद वहाँ से डॉक्टर साहब निकलते हैं, तो माँ जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है, डॉक्टर साहब, ये मैं अपने बेटे के लिए मटन सूप बना कर लाई थी घर से, तो ये मैडम को दिया मैंने, तो मैडम ने गलत पते पर मटन सूप भेज दिया है, जिस कारण से ये मेरा मटन सूप अंदर नहीं जा पा रहा है। आप कृपा करके मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरे बेटे को मटन सूप खिलाने दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं मरीजों को देखने चलूँगा, अभी मेरे साथ चलना, आप अपने हाथ से मटन सूप खिला देना, तब तक आप वेट कर लीजिए। कुछ देर बाद जब डॉक्टर वापस आते हैं और मरीजों को देखने के लिए जाने लगते हैं, तो कहते हैं, माँ जी चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो माँ जी डॉक्टर साहब के साथ चल देती हैं और आईसीयू में पहुंच जाती हैं। जैसे देखती हैं एक पेशेंट बेड पर लेटा हुआ था, तो वो कहती हैं, लीजिए बेटा मटन सूप खाइए। तो बेटा झुंझला कर कहता है, गुस्से में कहता है कि जी नहीं, मैं मटन सूप नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। माँ को ये बात आश्चर्यचकित लगती है कि मेरा बेटा तो कहीं ना कहीं मटन सूप खाता था और वेजिटेरियन नहीं था। तो माँ को ये बात परेशान करने लगती है। माँ वहाँ से निकलती है, डॉक्टर साहब से कहती है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं, कैसी बात कर रही हो माँ जी, लगता है आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। माँ जी वहाँ हॉस्पिटल से निकलती हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती हैं, वहाँ बताती हैं सारा वाक़या। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जैसे ही ये सारा वाक़या बताती हैं, तो एसएचओ महोदय जो होते हैं वहाँ के, वो इन माँ की बातों पर यकीन नहीं करते। समझाते हुए कहते हैं, माँ जी ऐसा नहीं हो सकता, वो आपका ही बेटा होगा, ज़रूर आपसे कोई गलती हुई होगी। माँ जी कहती हैं, जब तक आप जांच नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूँगी भी नहीं। एसएचओ को लगता है कि अगर ये यहाँ से नहीं हिल रही है, इतने दावे के साथ कह रही है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो वो एक दरोगा जी को और 2 सिपाहियों को साथ भेज देते हैं।
जब दरोगा जी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पता करते हैं तो जानकारी मिलती है कि ये माँ जी का ही बेटा है। माँ जी फिर भी नहीं मानती, फिर भी दोबारा से थाने आती हैं और एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करती हैं, कहती हैं ये मेरा बेटा नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी बहू से बात कर लीजिए। एसएचओ साहब कहते हैं ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए आपकी बहू को भी बुलवा लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं दरोगा जी आप इनके घर जाइए, इनकी बहू से बात कीजिए। दरोगा जी घर जाते हैं और उनकी बहू जो कि स्वाति रेड्डी, जिनका नाम स्वाति रेड्डी था, उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने में सामने आता है कि माँ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये उसकी बहू का कहना था कि माँ जी को ज़रूर कोई धोखा हुआ है, लगता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये इनके बेटे ही हैं जो आज से 5-6 दिन पहले एक हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें इनका चेहरा और बॉडी पे कुछ दाग आ गए हैं, जिनकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। माँ जी को ये पूरी घटना हैरान कर दे रही थी, लेकिन माँ जी फिर भी नहीं मानती हैं। एसएचओ महोदय से कहती हैं ज़रूर कोई ना कोई साजिश है, मेरा बेटा ये हो ही नहीं सकता। पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होने लगता है, तो पुलिस अपने हिसाब से, अपने तरकीब से थोड़ा जानने और की कोशिश करती है। कहते हैं क्राइम कितना भी सतर्कता से किया जाए, कितनी भी शालीनता से किया जाए, अगर पुलिस अपने पे ठान ले तो क्राइम कभी छुप नहीं सकता। जब इंस्पेक्टर साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उस लेडी से यानी उसकी पत्नी से पूछने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सख्ती से पूछने की कोशिश करते हैं, तो मामला थोड़ा खुल के आता है। मामला सामने आता है कि स्वाति रेड्डी एक नर्स थी जो कि एक हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। स्वाति रेड्डी की तबीयत कुछ ख़राब रहती है, उसके पीठ में दर्द रहने लगता है, जिससे वो परेशान रहती है और उसका काम में भी मन नहीं लगता। हॉस्पिटल जाती तो थी पर वहाँ सही से काम नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्वाति ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो आप हॉस्पिटल आना बंद कर दीजिए या आप छुट्टी ले लीजिए। स्वाति कहती है सर मेरे पीठ में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कुछ दिन रेस्ट कर लीजिए, अपना इलाज कराइए। तो स्वाति कहती है कि सर मैं इलाज कराऊं तो कहाँ जाऊं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है मेरी पहचान में जिससे मैं ये ट्रीटमेंट करा सकूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनको मैं जानता हूं, जो कि राजेश फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनको मैं कॉल कर दूंगा, आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर देंगे। वो अच्छे एक डॉक्टर हैं जिनको मैं अभी कॉल कर देता हूं, आप उनसे जाके मिल लीजिए। स्वाति जब डॉक्टर राजेश के पास जाती है और डॉक्टर साहब का परिचय देती है, तो डॉक्टर राजेश स्वाति को लगभग 7 दिन का ट्रीटमेंट बताते हैं, जबकि स्वाति को डेली आना था 7 दिन राजेश को दिखाने। इसी बीच में कहीं ना कहीं स्वाति और राजेश के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। स्वाति और राजेश आपस में एक दूसरे से संबंध बनाने लग जाते हैं। ये घटना निरंतर जारी रहती है। जब स्वाति के पति ऑफिस जाया करते थे तो कभी कभी स्वाति राजेश को अपने घर बुला लिया करती थी, और जब कभी कभी स्वाति राजेश के क्लिनिक पर जाया करती, हॉस्पिटल जाया करती थी, यानी डॉक्टर साहब से मिलने जाया करती थी। स्वाति के पति एक दिन अचानक से बाहर जाते हैं कुछ काम से, जिनका नाम सुरेंद्र रेड्डी था। जब सुरेंद्र रेड्डी काम से बाहर जा रहे होते हैं तो स्वाति को लगता है आज मौका अच्छा है, डॉक्टर साहब को घर बुला लिया जाए। स्वाति डॉक्टर राजेश साहब को कॉल करती है और उन्हें अपने घर बुला लेती है। जब काम ख़त्म करने के बाद 2 दिन के लिए सुरेंद्र बाहर गया हुआ था, लेकिन 2 दिन से पहले ही घर आ जाता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में निर्वस्त्र दोनों को एक साथ संबंध बनाते देख लेता है तो सुरेंद्र रेड्डी बौखला जाता है, घबरा जाता है और बौखला कर उसको डांटता है, फटकारता है, लेकिन फिर भी प्यार से समझाता है कि स्वाति ये सब ठीक नहीं है, आज जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, सुधर जाओ, ये वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। कहते हैं जिसे इश्क का भूत सवार हो वो कहाँ किसी की सुनता, लेकिन स्वाति को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वाति अपने और डॉक्टर राजेश के प्रेम प्रसंग को जारी रखती है। फिर एक दिन अचानक स्वाति जब टीवी देख रही होती है तो एक केबल टीवी पर एक मूवी चल रही होती है, 2014 में रिलीज हुई मूवी साउथ की एवड़ू। जब इसका ये पार्ट देखती है, बस में आग लगाने वाला सीन देखती है, तो स्वाति के मन में कहीं ना कहीं खुरापात जाग उठता है और वो एक मूवी की क्लिप रिकॉर्ड करके वो अपने बॉयफ्रेंड राजेश को भेज देती है। जब यह राजेश इस मूवी को देखता है तो उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं खुरापात चलने लगता है और वो वहीं से प्लान कर लेते हैं
स्वाति रेड्डी के पति को मारने का। जब स्वाति रेड्डी ये पूरा प्लान कर लेती है राजेश के साथ सुरेंद्र रेड्डी को मारने का, तो 27 नवंबर 2017 के दिन सुबह लगभग सुबह 5:30 या 6 बजे का समय हुआ था, क्योंकि सुरेंद्र रेड्डी अक्सर देर से उठा करता था। तो सुबह जब प्लान बनता है इनका कि आज सुरेंद्र रेड्डी का कत्ल करना है, और कत्ल कुछ इस हिसाब से करना है फिल्मी स्टाइल में। तो सुरेंद्र रेड्डी सो रहा होता है और राजेश जैसे ही आता है पीछे से एक इंजेक्शन लगा देता है नशे का, और एक भारी भरकम चीज़ से उसके सर पर वार करता है। कुछ ही देर बाद सुरेंद्र रेड्डी की वहीं डेथ हो जाती है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल में उसे ले जाकर तेजाब से जलाने की कोशिश करते हैं और आग लगा देते हैं, वहीं दफना देते हैं। अब बात आती है कि स्वाति रेड्डी राजेश को सुरेंद्र रेड्डी कैसे बनाए। तो वो अब फिल्म का जो सीन देखा था वो उनके दिमाग में चलने लगता है। वो तेजाब से हल्के हल्के दाग बनाते हैं पहले उसके, और फिर एक हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर से संपर्क करते हैं कि अगर किसी का जिस्म या फेस तेजाब से जल गया हो तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा, उसे वापस से उसका फेस कैसे दिया जाएगा। तब डॉक्टर साहब बताते हैं बिल्कुल आसान है और हो जाएगा, बस थोड़ा अमाउंट खर्च होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और फेस पहले के जैसा ही हो जाएगा। स्वाति रेड्डी और राजेश दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। स्वाति रेड्डी और राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ये मटन सूप बीच में नहीं आया होता, अगर माँ जी अपने बेटे को मटन सूप लेके नहीं आती, तो शायद ही ये इस घटनाक्रम का खुलासा हो पाता। लेकिन कहते हैं कि अगर पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, अगर अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, तो कोई भी क्राइम या क्रिमिनल कभी छिप नहीं सकता। स्वाति रेड्डी के 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब पुलिस स्वाति रेड्डी और राजेश को गिरफ्तार कर लेती है तो उन बच्चों को उस माँ को सुपुर्द करती है, यानी सुरेंद्र रेड्डी के माँ को सुपुर्द करती है। तो माँ बच्चों को लेने से इनकार कर देती है, कहती है जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन बच्चों को क्या करूँगी, आप चाहें तो इनको इनके पिता को दे दीजिए। पुलिस फिर स्वाति रेड्डी के बच्चों को स्वाति रेड्डी के पिता को सुपुर्द कर देती है। कहते हैं जब बच्चों के सर से बाप का साया या माँ का साया हट जाता है तो बच्चों का जीना एक तरह से इम्पॉसिबल सा हो जाता है। उन्हें प्रॉपर ज़िंदगी नहीं मिलती जिस तरह से उन्हें माँ और पिता के साए में मिलती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आए दिन लोग फिल्मों को देखकर कैसे उन्हें अपना आइडल मान लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं, और कभी कभी तो क्राइम करने का तरीका भी फिल्म से ढूंढ लेते हैं और इस तरह के हीनियस क्राइम कर बैठते हैं। आज की कहानी दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, और चलते चलते ये शुभंकर मिश्रा हरियाणा से, और पवन त्रिपाठी और अब्दुल रहीम और प्रीति देशमुख, ये इन सभी लोगों का आज बर्थडे है। आज इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।